शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम जियोग्राफी वाले हिस्से में भूगोल के साथ में। भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसको हिंदी में मलक्का जल डमरू मध्य या फिर मलक्का जल संधि भी कहा जाता है। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जल डमरू मध्य, ठीक है, जल संधि मतलब कि ऐसी जल राशि जो कि संधि के तौर पर हम देख रहे हैं दो स्थलों को जोड़ने का काम कर रही है, जैसे कि मलेशिया और ये जो इंडोनेशिया वाला आइलैंड है हम देख रहे हैं, जैसे कि ये मलेशिया का आइलैंड हो गया और इसके नीचे जो है इंडोनेशिया का आइलैंड हो गया। दोनों को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा के हिसाब से यदि हम देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलक्का की जो जलडमरू मध्य है वो क्या काम करती है, दो सागरों को जोड़ने का काम करती है, अंडमान सागर और साउथ चाइना सी। यानी कि यदि हमें साउथ चाइना सी से इंडिया में एंटर करना है तो हमें सबसे बढ़िया, सबसे जैसे वियतनाम का कोई देश है, कंबोडिया का कोई देश है हमारे साथ में ट्रेड कर रहा है, हांगकांग है या फिर चाइना है, यदि समुद्र के रास्ते से उसको ट्रेड करना है तो उसको मलेशिया और मलेशिया से होते हुए इस जल संधि से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए सीधे अंडमान सागर चले जाना पड़ेगा। मतलब ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो ये जो जल संधि होती है दो जल राशियों को, अलग अलग जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए हम इसको जल संधि बोलते हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमें आवागमन के साधन मुहैया कराता है, जैसे कि यहाँ से आप जहाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, समुद्री जहाज़ यहाँ से गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम जल संधि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। तो पानी के एक ऐसे सकरे रास्ते को जो कि दो बड़े जल के समूहों को जोड़ने का काम करता है और उसमें से नौकाएं निकलकर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में आने जाने का काम करती हैं। यही जो जल राशि है जल संधि या फिर जल संयोगी या फिर जल डमरू कहलाती है। अब इसको जो जल डमरू बोलते हैं इसका भी एक रीज़न है। यदि हम इसको देखते हैं जूम करके तो यहाँ का जो शेप है अंडमान सागर वाला और साउथ चाइना सी वाला, और बीच में ये पतला सा सकरा एरिया देख रहे हैं, तो डमरू का यहाँ पर शेप बनता है इसका, इसीलिए इसको हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो इसका जो भौगोलिक आकार है वो डमरू की तरह होता है, जिसके दो बड़े भागों के मध्य जल संधि होती है, इसीलिए हम इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। कुछ प्रमुख जल संधि हैं जैसे कि मलक्का। अब हम मलक्का को सबसे पहले इसलिए उठाए हैं क्योंकि यूपीएससी ने 2009 में मलक्का स्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। हमें बताना है कि जो मलक्का स्ट्रेट है वो कौन कौन से आइलैंड को जोड़ती है या फिर कौन कौन से सागरों को जोड़ने का काम करती है। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जल संधियाँ हैं विश्व में, जैसे कि मलक्का, पाक, जिब्राल्टर, यूकाटन, कुक और मैगलन। तो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ने का ये काम करती है, और द्वीप की यदि हम बात करें तो ये जोड़ती है इंडोनेशिया और मलेशिया को। ये जो है काफ़ी नैरो स्ट्रेच वाटर है। यदि हम बात कर लें इसकी लंबाई की तो 800 किलोमीटर है, 500 मील है, और 40 से लेकर के मतलब 150 माइल इसकी चौड़ाई है, 60 से लेकर के 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये लोकेटेड है बिटवीन मलय पेनिसुएला, जिसको हम मलेशिया बोलते हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में हम जाते हैं तो मलेशिया पड़ता है, और इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा टू साउथ वेस्ट, नीचे की तरफ ये जो बड़ा सा आइलैंड आप देख रहे हैं ना, ये सुमात्रा आइलैंड है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब इसके बाद ये तो हम देख ही चुके हैं कि अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करती है। अब इसका क्या स्ट्रेटजिक महत्व है हमारे लिए, ठीक है। यदि हम मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया की बात कर लें, मध्य एशिया और पूर्व एशिया दोनों को जोड़ना चाहते हैं, दोनों के बीच में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे छोटा जो रास्ता है, ये देखिए, सबसे छोटा रास्ता यही होगा हमारा। ये पूरा जो मध्य वाला एरिया है
यदि हम पूर्वी एरिया के साथ में ट्रेड करना चाहेंगे एशिया के अंदर खुद ब खुद, तो ये रास्ता सबसे बेस्ट माना जाता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है अपना जो टाइम है ट्रेड का उसको कम करें, इसके साथ साथ में ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कर सकें, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो एंड यूरोप हो। चूँकि ये जो कॉरिडोर है अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मैरीटाइम ट्रेड ट्रांजिस्ट, ठीक है। अब चूंकि ये जो कॉरिडोर बना है लगभग 60% विश्व का जितना भी मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है उसका आवागमन यहाँ से हो रहा है। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑयल सप्लाई फॉर टू द मेन एशियन कंज्यूमर्स। ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। वो कौन कौन से हैं? चाइना और जापान। अंडमान एंड निकोबार कमांड, शॉर्टकट में जिसको ANC कहते हैं, इसको क्रिएट किया गया था 2001 में, ताकि सेफगार्ड किया जा सके इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में एंड स्ट्रेट ऑफ द मलक्का में। कैसे करके? हमें इंक्रीज़ करना है रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री एसेट्स इन द आइलैंड। तो ये तो था मलक्का आइलैंड से रिलेटेड, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसकी कोई भी खास बात नहीं पूछी गई है, जैसे कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, लेकिन खाली बात पूछ लिया गया सही जोड़ी के रूप में कि ये कौन कौन से सागरों को जोड़ रही है या फिर कौन कौन से द्वीपों को जोड़ रही है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं PIB की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो PIB की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वदेश दर्शन योजना से संबंधित। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना, इसको 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए इसको चालू किया गया था। इसके अंतर्गत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई थी। यहाँ ये जो फिक्स चीज़ बताई गई है, ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें 15 सर्किट बनाए गए हैं। 15 सर्किट मतलब कि ये जो सर्किट हैं कुछ खास बात रखते हैं अपने आप में। इस सर्किट के अंतर्गत जो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं वो सारी की सारी एक सी रहेंगी, जैसे कि बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, ग्रामीण, आध्यात्मिक, सूफी, तीर्थंकर, जनजाति सर्किट और वन्यजीव सर्किट। अब आ जाती है रुपए पैसे की बात, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि राज्य सरकारें उनके पास वैसे भी गरीबी चल रही है। तो 100% वित्त पोषित है ये केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार अपने ही कंधे पर सारा का सारा ले ले। CSR के अंतर्गत यदि कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी उसका स्वागत है। उद्देश्य की बात कर लें तो सबसे पहली बात यह है आर्थिक विकास करना है और दूसरा रोजगार का सृजन करना है। इसके साथ साथ में नियोजित और प्राथमिकता के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले सर्किट को बनाना है। सरकार को लग रहा है कि कहीं पर कोई सर्किट हम डेवलप कर सकते हैं तो उसकी पहचान भी सरकार करती है। सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना भी इसका काम है। पहचान किए गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिए देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ में जहाँ ये जो सर्किट विकसित किया जा रहा है यहाँ पर कुछ बुनियादी ढांचा हमें खड़ा करना है ताकि पर्यटकों की सुविधा बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ में समुदाय आधारित विकास करना है और गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण को हमें अपनाना है। आय के बढ़ते स्रोत, बेहतर जीवन और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदाय में पर्यटन के संदर्भ में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो जो भी संभावना है विकास की, जैसे कि संस्कृति में हम कर सकते हैं, बुनियादी ढांचा क्या ला सकते हैं, प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट स्थलों के संदर्भ में
विकास की संभावनाओं और लाभों का पूरा यूज़ करना है। अब यदि हम बात कर लें स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की, तो सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है कि हम जो है आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने। लोकल फॉर वोकल का नारा आपने सुना होगा, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, साल में। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ ही स्वदेश दर्शन 2.0 नामक योजना का उद्देश्य है पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये क्या है, स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करती है। स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन के रूप में विकसित करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं इस सेकेंड वर्जन में। इसके अंतर्गत पर्यटन स्थलों के जो सामान्य और स्पेशल विकास के लिए बेंचमार्क और स्टैंडर्ड के विकास को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाना है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख विषय हैं उनको देख लीजिए। संस्कृति और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MICI पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय परिवर्तन पर्यटन और परिभ्रमण महासागर तथा अंतर्देशीय। संशोधित जो योजना है सेकेंड नंबर वाली, सेकेंड वर्जन की, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे कि यहाँ कहा गया है ग्रामीण पर्यटन की बात करी जाती है, ठीक है। तो गांव में कैसे करके पर्यटन के जो संभावनाएं हैं उनको विकसित किया जा सकता है, लोगों की आय को सृजन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सरकार करने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में भारत कर रहा है। G20 का कहीं पर हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। इसकी जो अध्यक्षता है हर साल रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो इस बार हमें मिला है मौका 2023 की कि हम G20 की अध्यक्षता करें। इसके बाद अगले साल किसी और को इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी। तो G20 के अंतर्गत भारत सरकार चाहती है कि इतने सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं सरकार की तरफ से, तो हम अपने टूरिज्म सेक्टर को कैसे करके बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए, भारत वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन में पर्यटन के कई सारे क्षेत्र, जैसे कि थीम पार्क, साहसिक, जिसको एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं, वेलनेस टूरिज्म, इन सब में निवेश और व्यापार के अवसरों का प्रदर्शन करेगा। तो भारत क्या काम करने वाला, 2030 तक पर्यटन में लगभग 140 मिलियन नौकरी पैदा करेगा, 56 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा को प्राप्त करेगा। ये हमने टारगेट रखे हैं। और सरकार स्पेशल रूप से क्रूज पर्यटन, ठीक है, इसके अलावा पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर फोकस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार कई सारी पहल और योजना चला रही है जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर्यटन और जो हमारा आतिथ्य क्षेत्र है इसको सरकार बढ़ा रही है। सरकार अब स्वदेश दर्शन 2.0 नाम की एक योजना चालू करी है जो कि पर्यटन गंतव्यों के सस्टेनेबल और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो महाराष्ट्र के ऊपर यदि हम बात करें, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मैंग्रोव पार्क हो, देखिए मैंग्रोव पार्क और एक्वेरियम परियोजना जैसे कई सारी स्थान और परियोजनाओं की पहचान सरकार करी है। महाराष्ट्र ने कारोबार में आसानी के लिए लाइसेंसों की संख्या को घटाकर के 10 कर दिया है। मुंबई क्रूज कैपिटल है, जबकि ताडोबा टाइगर कैपिटल मानी जाती है। तो ऐसे पर्यटन से संबंधित बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर के सामने आई हैं जिनका इस्तेमाल हम मेंस में आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से संबंधित। शॉर्टकट में इसको हम NDRF बोलते हैं। और यदि हम वही हिंदी की बात करें, ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स,
ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करती है। ठीक है, पूरे विश्व में यदि हम बात करें, इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में ये इकलौती है। इसकी स्थापना करी गई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये काम करती है अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। ठीक है, एनडीएमए इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, विच लेज डाउन पॉलिसीज प्लान्स गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये अथॉरिटी पॉलिसी बनाती है, प्लान बनाती है, गाइडलाइन तैयार करती है, डिजास्टर से हम कैसे करके निपट सकते हैं। और डिजास्टर के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। डिजास्टर एग्जाम्पल के तौर पर सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, ये सारी चीज़ें डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं। यदि हम प्रेजेंट की बात कर लें तो यहाँ पर 12 बटालियन हैं एनडीआरएफ में, जिनको डिप्लॉय किया जाता है स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस कंट्री टू प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स। 4 जो न्यू बटालियंस हैं इनको सैंक्शन किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज़ मेड द स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। इस कानून में कुछ स्टैट्यूटरी संवैधानिक प्रोविज़न किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टू नेचुरल एंड मेड डिजास्टर। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर है, दोनों से लड़ने के लिए। ठीक है, इस संस्था का निर्माण किया गया है। 2 नेशनल कैलेमिटीज़ हम बात कर रहे हैं, 2 नेशनल कैलेमिटीज़ इन क्विक सक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ ओडिशा सुपर साइक्लोन, गुजरात अर्थक्वेक brought about the realization of need of having a specialized response mechanism at national level, ताकि हम जो है इफ़ेक्टिवली रिस्पांस कर सकें डिजास्टर। 2 घटनाएं इतिहास में ऐसी घटी थी, एक 2001 में और दूसरी 1999 में। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, फिर इसके बाद सन 2001 में अर्थक्वेक आ गया गुजरात में। तब हमें ये फील हुआ कि नई नेशनल लेवल पर कोई ऐसी एजेंसी होना चाहिए था जो कि एकदम तुरंत काम कर सके। तो यही जो रियलाइजेशन है, ठीक है, डीएम एक्ट के अंतर्गत आया 26 दिसंबर 2005 को। इसके बाद हम बात करें इसके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या इसको काम सौंपे गए हैं। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी डिजास्टर के टाइम में। प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग इम्पेंडिंग डिजास्टर सिचुएशन। वो निर्भर करता है डिजास्टर की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो लोग इसमें काम करेंगे उनको ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड किया जाना, और इसमें कई सारे मॉक ड्रिल्स का आयोजन भी किया जाता है। इम्पार्ट बेसिक एंड ऑपरेशनल लेवल ट्रेनिंग टू स्टेट रिस्पॉन्स फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक और जो ऑपरेशन लेवल ट्रेनिंग है वो स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स को भी दी जाएगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो होम गार्ड हो। यदि हम बात करें कम्युनिकेट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसमें होगा कि नहीं, तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ में जनता में जागरूकता फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मुसीबत में फंस गए हो तो उस समय आपको भगवान बचाने वाला कोई नहीं भगवान के अलावा। इसलिए आप जितने ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपदा कैसे आती है, आपदा ना आए इसके लिए हमारे घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यदि मैं कहीं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तो मैं कैसे करके अपने आप को निकाल सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए अवेयरनेस की कैंपेन चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हमारी आर्मी से रिलेटेड। कलवरी श्रेणी की जो 5 पनडुब्बी हैं वागीर के परिचालन की शुरुआत 23 जनवरी 2023 से चालू हो जाएगी। तो भारतीय नौसेना क्या काम करेगी? 23 जनवरी को कलवरी श्रेणी की जो 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है वागीर, इसका कमीशनिंग हो जाएगा। कमीशनिंग मतलब होता है परिचालन की शुरुआत करना। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार
समारोह के मुख्य अतिथि बनकर रहेंगे। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण, ठीक है, भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि ये जो वागीर है, वागीर जो पनडुब्बी है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है, मुंबई में है ये, और इसमें साथ दे रहा है मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। यदि हम हिस्ट्री की बात कर लेना तो पहले की जो वागीर पनडुब्बी थी, इसको 1 जनवरी 1973 को हमने कमीशन किए थे, मतलब इसने परिचालन चालू कर दिया था, और इसने निवारक गश्त सहित कई सारे परिचालन मिशन संचालित किए थे। 30 साल तक ये काम करते रही, फिर 7 जनवरी 2001 को हमने इसको रिटायर कर दिया था। 12 नवंबर 2020 को अपने नए अवतार में लॉन्च की गई वागीर पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम टाइम में इसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, हमारे पास जितनी भी पनडुब्बी हैं उन पनडुब्बियों में बनाने में जितना भी टाइम लगा, सबसे कम टाइम हमें लगा है वागीर को बनाने में। समुद्र परीक्षणों की शुरुआत करते हुए इसने 22 फरवरी को अपनी पहली समुद्री यात्रा कर ली थी, और कमीशन से पहले ये व्यापक जांच, सख्त चुनौती वाले समुद्री टेस्टों में गुजरी थी। फिर हमने क्या काम करिए, मेसर्स MDL ने 20 दिसंबर 2022 को इसको सेना को सौंप दिया था। इसके बाद वागीर फेरोसियस 5 है। वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ा देगी। ये सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइन बिछाना, निगरानी मिशन जैसे बहुत सारे कामों को करने के लिए यूज़ की जाएगी। वागीर सैंड शार्क यदि हम बात करें तो ये जो सैंड शार्क है गोपनीयता और निडरता को बताती है। 2 गुण जो एक पनडुब्बी की प्राथमिक विशेषताओं के पर्याय होते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र से आई है। यहाँ पर एक नए पठार की खोज हुई है। तो महाराष्ट्र में जो नया पठार हमको देखने को मिल रहा है, ये प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सूचना का भंडार साबित हो सकता है। अभी नया जो पठार खोजे हैं, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन का कितना बड़ा खतरा होता है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये पठार बहुत बढ़िया है। भारत की 4 वैश्विक विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है भारत की पश्चिमी साइड के किनारे किनारे, समुद्री किनारे किनारे जो पहाड़ियाँ हैं पैरेलल में ना, उनको पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट के जो ठाणे वाला एरिया है, यहाँ पर खोजे गए 24 अलग अलग परिवारों के पौधे हैं और झाड़ी की 76 प्रजाति हैं वाला एक दुर्लभ और कम हाइट वाला बेसाल्ट पठार बहुत सारी प्रजातियों की जानकारी का भंडार साबित हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ हमें 24 प्रकार के पौधे मिले हैं और 76 प्रकार की झाड़ियाँ मिली हैं इस पठार में। ये प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और रॉक वैश्विक संदर्भ में आउटक्रॉस की संरक्षण आवश्यकताओं और उनके विशाल जैव विविधता मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। तो पश्चिमी घाट हमारे देश में जो 4 वैश्विक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है ना, उसमें से एक है। और पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1 दशक से इसकी जैव विविधता विशेष रूप से इसके रॉक आउटक्रॉप्स का अध्ययन कर रहा है। पश्चिमी घाट में एक प्रमुख भूदृश्य हैं जो स्थानिक प्रजातियों की प्रबलता के कारण इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उन्हें एक प्रकार के रॉक आउटक्रॉप के रूप में हम वर्गीकृत किए हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, पश्चिमी घाट में हमें ये जो पठार है ना, पश्चिमी घाट में एक भूदृश्य है
पश्चिमी घाट आप जा रहे हैं तो हमें एक संरचना दिखाई दे रही जिसको हमने पठार बोल दिए हैं। ये पठार जो लोकल प्रजाति हैं इनकी प्रबलता के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोकल पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। उन्हें एक प्रकार के रॉक आउटक्रॉप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर प्रजातियों को अनुकूलित करने के लिए अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। इन आउटक्रॉप में मौसमी पानी की उपलब्धता, सीमित मिट्टी और पोषक तत्व हैं जो उन्हें प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक लैब प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पठार के बारे में बताया जा रहा है कि ये चौथे प्रकार का पठार है। कम ऊंचाई है, बेसाल्ट यहाँ पर पाया जाता है। पिछले पहचाने गए 3 उच्च और निम्न ऊंचाई पर लैटेराइट और उच्च ऊंचाई पर बेसाल्ट है, ये इसकी खास बात है। जब इसका सर्वे किया गया तो 24 किस्म के पौधे और 76 किस्म की झाड़ी यहाँ देखने को मिली थी। लेखकों का कहना है कि ये इम्पोर्टेंट खोज है, क्योंकि पठार 3 अन्य रॉक आउटक्रॉप्स के साथ वनस्पति साझा करने के साथ साथ कुछ अनूठी प्रजाति को भी धारण करता है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल है वो पॉक्सो एक्ट के ऊपर बना है। पॉक्सो एक्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब भी न्यूज़पेपर में किसी बच्चे के साथ में दुष्कर्म की बात आती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ही दर्ज करी जाती है। इस कानून को लेकर के आई थी सरकार प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। सन 2012 में सरकार लेके आई थी। पहले पुराना कानून चल रहा था लेकिन उसमें सरकार ने कुछ संशोधन करी थी। तो लगभग 10 साल बीत चुके हैं। आखिर कितनी समस्या जा रही है अभी भी इस कानून को लेकर के, या फिर जो दुष्कर्म पीड़िता महिला है, लड़की है, बच्ची है, वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही है, ये आर्टिकल मेनली उसी के ऊपर फोकस करता है। 2012 में बनाए गए इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा तय कर दिए हैं। ठीक है। दूसरी बात, कड़ाई से इसका पालन भी होना चाहिए। इसकी जो धारा 3 है इसके अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट को भी बताया गया है कि किसको हम पेनिट्रेटिव असाल्ट बोलेंगे, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा मिलेगी। धारा नंबर 4 कह रही है कि जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या फिर कुकर्म किया गया हो, इसमें 7 साल सजा से लेकर के उम्र कैद और रुपए पैसा अलग से देना पड़ेगा, जुर्माना। धारा 6 कहती है कि बच्चों को दुष्कर्म या फिर कुकर्म के बाद गंभीर यदि चोट पहुंचाते हैं तो इसमें 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा है और इसके साथ में जुर्माना भी लगेगा। धारा 7 और 8 के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों की गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इसके धारा के आरोपी पर दोष सिद्ध यदि हो गया तो 5 से लेकर के 7 साल और जुर्माना। वहीं विशेष अदालत में सुनवाई की बात करी गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो लड़का है बचपन में उसके साथ भी यौन शोषण हो सकता है, लड़कियों के साथ तो होता ही है, तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं। इस कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होगी। तो ये तो थी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी जो कि हमारे लिए काम आएगी इसको समझने में। तो लगभग 10 ईयर पास हो चुके हैं, 10 साल पास हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट को बने। 2012 में बना था और 2012 में 10 जोड़िए 2022 हो गया। इसको हम लेकर के क्यों आए थे? क्योंकि हम यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 को सपोर्ट करते हैं। उसी की तर्ज में हमने ये कानून लेकर के आए और ये इफ़ेक्ट में आया था 14 नवंबर 2012 से। यदि हम इसके एम की बात करें इस स्पेशल लॉ की, तो ये एड्रेस करने का काम करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन,
which were either not specifically defined or inadequately penalized। तो हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी, इसलिए सरकार को ये कानून लेकर आना पड़ा था। लेकिन इसकी आलोचना करी जाती है पुअर कन्विक्शन रेट को लेकर के। 100 मामले दर्ज हुए हैं, पता चला कि उसमें से 50-40 केस ही ऐसे हैं जो कि सही हैं, बाकी के फर्जी हैं। तो पॉक्सो एक्ट की आलोचना इसी के साथ में की जाती है। इसके साथ साथ में ए लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ कॉन्सेंट फ्रॉम 18 ईयर से 16 ईयर। इसमें संबंध बनाने की जो उम्र है 18 साल से 16 साल कर दी गई है। दाउ रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ वर्थ इवेल्यूटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दो ही ऐसी बातें हैं जिसके चलते चलते इसकी आलोचना करी जाती है। अब इसकी हम कुछ खास बातें देखेंगे, जैसे कि ये जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया गया। अब चूँकि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है हैज़ नॉट पब्लिश्ड डाटा ऑन मेल एंड फीमेल विक्टिम सेपरेटली। ये नहीं बताता है कि कितने लड़कों के साथ दुष्कर्म हुआ और कितनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, सेपरेटली नहीं बताता। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात कर लें मेल चाइल्ड विक्टिम की, वो हैं 8 इन एवरी 1000 पॉक्सो केसेस। 1000 पॉक्सो के केसेस यदि दर्ज हो रहे हैं ना, तो उसमें से 8 मेल बच्चे होते हैं जिनके साथ में यौन उत्पीड़न किया गया है, यौन एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट हुए हैं, ये जो मामले बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ये सोसाइटी के बारे में तो बताता है कि मेल बच्चों का भी एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। अब इसके बाद नॉन रिपोर्टिंग भी इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कहीं पर अपराध हुआ है तो आपको बताना है, आप नहीं बताओगे, जानकारी नहीं दोगे तो सज़ा का प्रावधान है। इसी के चलते चलते भी इसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं ना, उनमें उनकी संख्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। दिस हैज़ मेड इट कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू हाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये प्रावधान ऐसा है कि बच्चों के साथ में यदि दुष्कर्म हुआ है तो वो छिप नहीं सकता है। ये खास बात इसमें बनाई गई है। तीसरे नंबर की बात यह है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को आप स्टोरेज करके नहीं रख सकते हैं, वो भी एक अपराध है। चौथे नंबर की बात यह है, ये जो सेक्सुअल असाल्ट है ना, इसको डिफाइन किया गया है एक्सप्लिसिट टर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे कि इंडियन पीनल कोड की यदि हम बात करें और इसमें बात करें तो दोनों में एकदम क्लियर कर दिया गया है। विथ इंक्रीज्ड मिनिमम पनिशमेंट अनलाइक एन एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ ए वुमन इन द इंडियन पीनल कोड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। इतने साल हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन की मेथड को तो आप देखिए, सरकार ने 2012 में कानून भले ही ला दी है, लेकिन कानून के लाने से तो सारी की सारी चीज़ें आप बदल नहीं सकते हो ना। इन्वेस्टिगेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ही आपने नहीं करे हो, बस पुराने ही ढर्रे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो 2 फिंगर टेस्ट है ना, उसको बंद करके बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम किया है। 2 फिंगर टेस्ट के अंतर्गत अब वो महिला सोचिए जिसके साथ ऑलरेडी से दुष्कर्म हो चुका है, इसके बाद फिर से एक बार उसको पीड़ा पहुंचेगी। जबकि हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज इंडिया जो है शुक्र ग्रह में जाने के लिए सोच रहा है और हम यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा विरोधाभास है हमारे देश में। तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के देखें ना, तो आज के टाइम में भी जो है पुरानी पद्धति से ही किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन का जो बहुत बड़ा पार्ट है ऑफेंस का अंडर द एक्ट इज स्टिल गाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC के हिसाब से ही ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यदि हम बात कर लें पेनिटेटिव असॉल्ट केसेस की, जनरली इसमें इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। ठीक है,
मेल जो प्रोसिक्यूटर है, फिर वो जो सॉरी फीमेल जो प्रोसिक्यूटर है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद मेडिकल होगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड्स एज का पता लगाया जाएगा, है ना, कि बच्चे का क्या एज है। दूसरी नंबर की बात यह है, ये जो पॉक्सो एक्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स। तो जो चाइल्ड अफेक्टेड है इसमें ये प्रावधान किया गया है, उस बच्चे का जो स्टेटमेंट है महिला सब इंस्पेक्टर ही लेगी एट द चाइल्ड्स रेसिडेंस और प्लेस ऑफ चॉइस। पुलिस बच्चे के घर में या फिर बच्चा जहाँ पर चाहता है वहाँ पर। बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंप्लाई विद दिस प्रोविज़न when the number of women in the police force is just 10% and many police stations hardly have women staff। लेकिन आप इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि मात्र 10% महिला पुलिस हैं। इसके साथ साथ में कई सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर एक आठ आपको वुमेन स्टाफ भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद सरकार ने IUCAW लेकर के आई थी। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था एक स्कीम ताकि क्रिएट किया जा सके इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें रहेंगे 15 पुलिस ऑफिसर विथ एटलीस्ट 1/3 कंप्राइजिंग वुमेन। इसमें 1/3 हिस्सा महिला पुलिस रहेंगी एंड हेडेड बाय एन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें SP भी रहेगा। ये चीज़ रहेगी हर ज़िला में। इसका उद्देश्य रखा गया था कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्वालिटी आ सके, जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में। इसके साथ साथ में 50-50% का एक्सपेंडिचर शेयरिंग इसमें रखा गया था। केंद्र सरकार 50 रुपये लगाएगी और राज्य सरकार 50 रुपये लगाएगी। द रिस्पॉन्स बाई स्टेट टू द स्कीम हैज़ बीन हाफ हार्टेड, मतलब केंद्र सरकार ने प्रयास भी करी तो आधे मन से करी, आधा रुपया तुम दो आधा रुपया हम देंगे। इसी प्रकार से फंड होने के बावजूद फंड्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेंटर टू स्ट्रेंथन महिला डेस्क, मैनी पुलिस स्टेशन स्टिल डू नॉट हैव इवन ए सिंगल वुमेन स्टॉप। महिला डेस्क को मजबूत करने के लिए कई सारे जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर जो है एक तो सिंगल महिला स्टाफ भी हमको नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है फंड दे रही, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमें महिला स्टाफ देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद वाली बात बताई जाती है, देखिए इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं कि आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो वीडियो साधनों के माध्यम से। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, 2018 का ये जजमेंट था। ऑन कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग द सीन्स ऑफ क्राइम ऑफ हीनियस ऑफेंसेस यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स, ठीक है, द पायलट प्रोजेक्ट हैज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस स्टेट। लेकिन अभी तक सभी राज्यों ने इसको अपनाया नहीं है। आप जा रहे हैं जांच पर रखने के लिए तो उस टाइम में आप वीडियो बनाइए, कौन सी जगह की जांच पड़ताल कर रहे हैं उसका। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि इंश्योर कर सकें इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है एकदम सही है। द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस रिकॉर्डेड यूजिंग एनी ऑडियो वीडियो मीन्स विल ऑलवेज रिमेन ए चैलेंज। और यही बात इसमें एक चैलेंज की तरह हो जाती है। एक और प्रोविज़न है जो कि मैंडेट किया गया है, क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस महिला का बयान दर्ज करता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब चूंकि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड किया गया है इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसों में judicial magistrates are neither called for cross examination during trial nor are those who retract their statement punished. In such scenario such statement gets
नलिफाइड। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट का भी कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है बस वो बताते जा रही है, ये दर्ज करते जा रही है, यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। सेकंड नंबर की बात आ जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन उस बच्ची का, उसको कंडक्ट करा रहे हैं आप प्रोविज़न ऑफ द सीआरपीसी के हिसाब से। फिर भी ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ना किसी बच्ची का, वो कंडक्टेड किया जाना चाहिए फीमेल डॉक्टर के द्वारा, एज स्पेसिफाइड किया गया पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। इवन सो एंड एज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टांसेस वेयर द बैंड 2 फिंगर टेस्ट इज स्टिल इन यूज़। अब आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, इसके बाद भी 2 फिंगर टेस्ट का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वहीं यदि हम आगे बात करें, देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट टू अपग्रेड FSLS इन स्टेट टू एक्सपेडाइट द एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिबिट। फैक्ट वाली बात यह है कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर चार्जशीट है विदाउट एन कंप्लाइंस FSL रिपोर्ट विच इज़ देन डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक, तो जांच पड़ताल में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनियमितताएं यहाँ पर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, फिर भी जो है यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई है कि हम एज को कैसे पता लगाएं कि वो लड़के की उम्र कितनी है या फिर वो बच्चे की उम्र कितनी है। तो ज़्यादातर जो पुलिस है या फिर डॉक्टर है, एज को लेकर के देखिए नॉर्मली ये सोचा जाता है कि स्कूल में जो जन्मतिथि दर्ज थी उस टाइम के हिसाब से उसकी एज का पता लगाया जाता है। लेकिन अब आप सोच लीजिए जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसी जगह में उस बच्चे का जन्म हुआ था। गांव देहात में नॉर्मली ऐसे गांव में डिलीवरी हो जाती थी, दाइयाँ जो है डिलीवरी कर देती थी, ना ही किसी प्रकार का अथेंटिक रिकॉर्ड मौजूद है। तो उस कंडीशन में आप जो है कैसे करके उसकी उम्र का पता लगाएंगे। एज एस्टिमेशन बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन इज़ जनरली सो वाइड। और वहीं यदि आप मेडिकल ओपिनियन की बात कर लीजिए तो वहाँ पर तो किसी भी बच्चे की उम्र ज़्यादा समझ में आ जाती है। अब फिर जब ज़्यादा उम्र समझ में आ रही है तो उस हिसाब से सज़ा का प्रावधान भी चेंज हो जाएगा। आप जो जांच पड़ताल कर रहे हैं वो भी सारी की सारी चेंज होने वाली है। मतलब चिकित्सा राय के आधार पर आयु का अनुमान यदि आप लगाते हैं तो आमतौर पर इतना ज़्यादा व्यापक होता है कि ज़्यादातर मामलों में नाबालिगों को वयस्क साबित कर दिया जाता है, और एक बार वयस्क के बालिग साबित होने के बाद अन्य कारकों जैसे कि सहमति या फिर निजी अंगों को कोई चोट न लगने के आधार पर बरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार पोक्सो अधिनियम ने किशोरता साबित करने की बात आने पर जांच में कोई अंतर ही नहीं किया है। इसके बाद फिर पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर के यदि हम बात कर लें, जो टाइम अनिवार्य किया गया है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए रेप के मामले में, जैसे कि सीआरपीसी में है, बिना किसी एक सिमिलर प्रोविज़न के इन पॉक्सो एक्ट इस 2 मंथ आपको 2 महीने के भीतर में जांच करना है। हालांकि उद्देश्य इसका है कि जांच में तेज़ी लाना है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। एक तो ये है जांच अधिकारियों पर इस बात का बहुत बड़ा दबाव है कि जांच चाहे किसी भी इस लेवल पर हो जाए, कैसे भी करके 2 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दो। ऐसा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे के ऊपर जो है सज़ा हो जाए, इंटरनल पनिशमेंट हो जाए। एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सुपरवाइजेस पॉक्सो केसेस थ्रू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, इसके माध्यम से इस प्रकार के केसेस की जांच वो करते रहती है होम मिनिस्ट्री। इसके साथ साथ में स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में भी जांच पड़ताल होती रहती है। तो इस प्रकार दुर्भाग्य वाली बात यह है कि मुख्य रूप से गुणवत्ता पर आपने ध्यान नहीं दिए है, क्वालिटी पर आपने टाइम के ऊपर ध्यान दिए हैं कि 2 महीने के भीतर कैसे भी करके लिपाई पुताई करके काम ख़त्म कर दो। सेकंड नंबर की जो बात आ जाती है, अगर आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन में चार्जशीट आपने नहीं लगाई तो उसको जमानत दे दी।
तो जो पॉक्सो एक्ट क्या कह रहा है, यदि चार्जशीट आपने 90 दिन के भीतर नहीं करे गए हैं तो जो अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड है इसको ग्रांटेड बेल करना ग्रांट दी जाती है। तो अब तक जबकि एफआईआर के 60 दिनों में चार्जशीट दायर करी जाती थी या फिर गिरफ्तार की जाती है, गिरफ्तारी नहीं, तो आरोपी चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद जमानत की मांग कर सकता है। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि चार्जशीट यदि 60 दिन के भीतर में आपने नहीं भरे होना एफआईआर, तो जो एक्यूज्ड है वो जो है इमीडिएटली बेल के लिए आवेदन लगा सकता है। दस इट इज़ द एक्यूज्ड एंड नॉट द विक्टिम हु गेट द बेनिफिट ऑफ द कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन ए शॉर्टर टाइम। इसको फ़ायदा किसको मिल रहा है, वो अपराधी को फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ में ये जो पॉक्सो एक्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है कि जो कोर्ट है वो क्या काम करें, कि अदालत ये मान लेगी कि आरोपी ने अपराध किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ये जो 114B है कि इसके विपरीत पॉक्सो अधिनियम में कोई भी शर्त निर्धारित नहीं की गई है जो क्लियरली महिला के पक्ष को हाल ही में संभोग को साबित करने के लिए प्रदान करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह बताया जाता है विच क्लियरली प्रोवाइड फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव रिसेंट इंटरकोर्स। आप ये कह रहे हो कि वो जो महिला है वो खुद ही साबित करे। मतलब कि यहाँ ये हो गया है कि एक बात यहाँ पर उल्टी हो गई है, महिला को सिद्ध नहीं करना है बल्कि उस व्यक्ति को सिद्ध करना है कि उसने महिला के साथ में रेप नहीं किया है। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। फिर भी however it has been observed that even after minor age of the victim is proved, no such presumption is taken by the court during trial। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभी भी हमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल है वो असर की रिपोर्ट के ऊपर लिखा गया है, ASER रिपोर्ट 2022। पार्टिकुलरली शिक्षा के ऊपर यह असर की रिपोर्ट फोकस करती है कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में कि मिडिल स्कूल में। ठीक है, और ये भी बताता है कि इसका क्या क्या असर पड़ रहा है, क्या रीज़न है कि बच्चों के दाखिले में गिरावट आई है, क्या रीज़न है कि बच्चे जो है अब अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें असर की रिपोर्ट से हमको निकल करके सामने आती हैं। तो जो एनुअल स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट असर का 2022 का, 4 साल का गैप हो गया है। ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2022, इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है नई दिल्ली में। ये जो है पूरे देश भर में घरों पर आधारित, हाउस होल्ड आधारित सर्वे होता है जो कि कवर करता है सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी जो ग्रामीण ज़िले हैं हमारे देश में ना, उनको ये कवर करता है, जनरेट करता है एक एस्टिमेशन स्कूल एंड बेसिक लर्निंग के ऊपर एवरी स्टेट इंडिया में। तो 2018 और 2022 दोनों को आप तुलना कर सकते हैं कि कैसा ट्रेंड रहा है। मतलब कि यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी पता चल जाता है कि कोविड-19 ने किस प्रकार से हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया है। अब हम बात कर लेते हैं, सरकार इतना ज़्यादा जो बड़ाई करते रहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दे रही है किसके ऊपर, एक्विजिशन ऑफ फंडामेंटल लिटरेसी। एक्विजिशन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है कुछ अर्जित करना या फिर खरीद लेने की क्रिया। तो नेशनल प्रायोरिटी कह रही है कि हम फोकस करेंगे फंडामेंटल लिटरेसी के ऊपर, न्यूमेरिकेसी स्किल के ऊपर, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड्स।
शुरुआती जो कक्षाएं हैं उसमें बच्चे जो है अंकों को समझ सकें, फंडामेंटल लिटरेसी सीख सकें, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है। इसके बाद निपुण भारत कार्यक्रम भी चलाया गया है। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकेसी। उनको पढ़ते आना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसके साथ साथ में अंकों का भी उनको ज्ञान होना चाहिए, कैलकुलेशन का ज्ञान होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस। हम पॉलिसी को प्रैक्टिस में चेंज कर रहे हैं। तो ये कुछ बिगनिंग की बातें हैं, कई सारे स्टेट में हमको देखने को मिलती हैं। गिवन दैट द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन फोकस, तो इसका सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो अर्ली ईयर्स है इन प्राइमरी स्कूल में। इट मे बी यूजफुल टू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ ओल्डर चिल्ड्रन इन अपर प्राइमरी ग्रेड्स आर फेयरिंग। लेकिन जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके मन में आखिर डर क्या है? तो देखिए, पहली से लेकर, चाहे वो 12वीं हो, चाहे पहली से लेकर के कक्षा 8वीं हो, चाहे फिर, ठीक है, शुरू में तो बच्चे एडमिशन अच्छे ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर एडमिशन लेना छोड़ देते हैं। उनको आप ये देख लीजिए, सरकार सबको पढ़ाते जा रही, सबको पढ़ाते जा रही, कंपटीशन बढ़ाते जा रही, और नौकरी कितने लोगों को मिल पा रही है? ये बच्चों को डर रहता है कि आजकल सब पढ़ ले रहे हैं तो मैं पढ़ के क्या करूँगा, उसकी बजाय मैं कुछ स्किल सीखूँ, मैं मैकेनिक का काम सीख लेता हूँ, मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सीख लेता हूँ, मैं बिजली का काम सीख लेता हूँ। इस प्रकार से चेंजेस आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं? 2018 में जो ऑल इंडिया रूरल इनरोलमेंट था, मतलब स्कूलों में जो बच्चे दाखिला ले रहे थे 6 से 14 साल वाले, वो 97% था। 2022 का डाटा कह रहा है अभी 98% हो गया है, 97 से 98 हो गया है, 1% की वृद्धि हुई है। तो हम कह रहे हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम प्राइवेट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल। मतलब की बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल है, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं कुछ छोड़ के, और ये खास करके कोरोना के टाइम में हमने देखे थे ना। अब आप ये समझ लीजिए कि माँ बाप की जो इनकम ही है वो ख़त्म हो गई है, लॉकडाउन है, कंपनियां बंद है, कंपनियों से निकाला जा रहा है। जब आपके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे क्या? आप तो सरकारी स्कूल में ही भेजोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली इनकम कम हो गई है, ठीक है, इसके साथ साथ में ये जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल थे उस दौरान बंद हो गए, जो कि कम फीस ले रहे थे बच्चों से, अब वो चल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ में efforts of many state government to provide services even when school were closed such as मिड डे मील। कई सारे स्टेट बहुत बढ़िया काम करे थे, स्कूल बंद है इसके बाद भी मिड डे मील स्कीम के माध्यम से आप उनको आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, राशन दे रहे हैं, इसलिए भी बच्चे जो है सरकार की तरफ ज़्यादा भागे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शेयर्ड रिमोटली, ठीक है, और दूर दराज के एरिया में जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल शेयर किया जा रहा, वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। इसके साथ साथ में वर्कशीट एंड टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फैक्टर हैं ये सारी चीज़ों के। अब हम देख लेते हैं, इसी के चलते चलते तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हो गए हैं। प्लस साइड देखा जाए ना, इनरोलमेंट बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है ना, इनको लॉन्गर टाइम के लिए बेनिफिट मिल सकता है, सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्कूलिंग, ठीक है, मतलब कि लंबे समय के लिए आप यदि स्कूलिंग जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लंबे टाइम पीरियड तक स्कूल में स्टे कर रहे हैं। तो 8 साल का जब इनका जो साइकिल है वो पूरा हो जाएगा स्कूलिंग का, हमने कक्षा 8वीं तक, कक्षा 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर ली है, तो जो 25 मिलियन स्टूडेंट है ना, इज़ नो मीन अचीवमेंट इन ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी।
बताया जा रहा है कि यदि हम बात कर लें इसका, यदि पूरा का पूरा साइकिल भी पूरा हो जाता है ना इनकी पढ़ाई का, तो एक अंदाज़ा है किसको लेकर के बताया जा रहा है यहाँ पर, उनकी संख्या को लेकर के जो बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, अब वो उनको टेंशन होने लगी कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे नीट की तैयारी करना, जेईई की तैयारी करना है, सारे के सारे एकदम भीड़ चले जाएगी वहीं पर। यहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है। तो 2.5 करोड़ छात्रों के प्रत्येक जत्था के लिए स्कूली शिक्षा के 8 साल पूरे चक्र को पूरा करना भारत के आकार और विविधता वाले देश में कोई मामूली उपलब्धि हम इसको नहीं कह सकते हैं कि 25 मिलियन बच्चे ने यदि पूरे पूरे पास हो गए हैं। तो माइनस साइड क्या हो गई है, ठीक है, इसमें यदि हम नेगेटिव बात की बात करें तो इसमें क्या है, मिडिल स्कूल, ठीक है, मिडिल स्कूल के माध्यम से जाने वाले और माध्यमिक स्कूलों में भाग लेने वाले अधिक से अधिक छात्रों के साथ माध्यमिक के बाद जो अवसर उनको चाहिए उसमें उनको चैलेंज बढ़ते जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में की यदि हम बात कर लें तो बोर्ड जो परीक्षा होती है वो गेट कीपिंग फंक्शन का काम करती है, तो उनको परीक्षा तनाव रहता है, तीव्र परीक्षा तनाव है स्कूल छोड़ने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, ग्रेड इन्फ्लेशन इन स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन, ग्रेड सिस्टम आपने लगा दिए हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ गेनिंग एडमिशन इनटू कॉलेज, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, हमारे परसेंट कम बन गए हैं, नंबर कम आए हैं। इसके साथ साथ में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है मगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो कई सारे जो स्कूल लीवर्स हैं ना, ऐसे हाई इनरोलमेंट को और कंप्लीटिशन रेट का नुकसान भुगतेंगे, ये बात यहाँ पर बताया जाता है। तो यदि हम बात कर लें असर जब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसने मेज़र किया है फाउंडेशनल स्किल इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक को। तो जो हाईएस्ट रीडिंग टास्क रहा है असर के टूल का वो है रीडिंग ए टेक्स्ट ग्रेड सेकंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। ग्रेड सेकंड लेवल की जो बुक है उसको पढ़ने में कितनी डिफ़िकल्टी जा रही है। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात कर लें, हाईएस्ट लेवल क्या है, वो है न्यूमेरिकल 3 डिजिट बाई 1 डिजिट डिवीज़न प्रॉब्लम। 3 डिजिट को 1 डिजिट वाले से भाग देना, ये काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है। इन स्टैंडर्ड 4 और सो, जो लगभग चौथी क्लास में है उनको तक जो है भाग नहीं आता है। इसके साथ साथ में द चाइल्ड इज़ मार्क्ड एट द हाईएस्ट लेवल दैट सी कैन कंफर्टेबली रीच। द सेम टास्क आर यूज्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 5 से लेकर के 16 ईयर्स। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोरोना के पहले जो बच्चे अच्छा खासा गुणा भाग कर लेते थे, भाग का काम कर लेते थे, जब से कोरोना आया ना उसके बाद वो भाग का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब को उनका जो रीडिंग की जो कैपेसिटी है ना उसमें डिक्लाइन हमने को देखने को मिला है 2018 और 2022 के बीच में। असर के एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि जो बेसिक लर्निंग है, बेसिक लर्निंग लेवल है मिडिल स्कूल चिल्ड्रन का, ये रिमेन है लो एंड विकासरुद्ध, लो भी है और ये विकास नहीं कर पाया है उनके जो लर्निंग का जो लेवल है ओवर ए डिकेड। 10 साल में भी हम देख रहे हैं कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। पिछले लास्ट 10 ईयर्स की बात कर लें, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। नई टेक्नोलॉजी, नया नॉलेज डोमेन एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग, नए नए तरीके से क्लासेस चल रही हैं। लेकिन यदि हम हमारे स्कूल सिस्टम की बात करें, कई सारे बच्चे ऐसे हैं वो 8वीं में पहुंच जा रहे हैं विथआउट सफिशिएंटली इक्विप्ड विथ फाउंडेशनल लिटरेसी। 8वीं तक ऐसे ही पहुंचा दे रहे हैं आप, पास कर करके उनको कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें तक नहीं आती हैं। लेट एलोन हायर लेवल कैपेबिलिटीज़,
इसका मतलब ये हायर लेवल में आप पहुंचेंगे तो उस टाइम में आपके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं रहने वाली है। जब तक बच्चे के पास फाउंडेशनल स्किल नहीं रहेगी, वो जो हायर लेवल स्किल है उसको नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही डेवलप कर सकते हैं एडवांस कंटेंट नॉलेज को। असर का डाटा हमें बताता है ओवर एम्बिशियस करिकुलम रखा गया है, पाठ्यक्रम। इसके साथ साथ में लीनियर एज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्कूल का, इन ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड अर्ली इन देयर स्कूल करियर। यहाँ पर जो एज का प्रावधान किया गया है बच्चों का कि इतनी से इतनी उम्र तक इस क्लास में, ये भी उतना ज़्यादा सही नहीं है, यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने एक वकील को जो कि समलैंगिक हैं, जिसको इंग्लिश में गे बोला जाता है, गे लॉयर हैं, उनको रिकमेंड किया था कि इनको जज बनाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि इनका जो पार्टनर है वो स्विस नेशनल है, तो सरकार को थोड़ी सी टेंशन हुई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया है इनके नाम को। इसका मतलब ये है देश को पहला समलैंगिक हाई कोर्ट जज मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा नाम भेज दिया है सरकार के पास। केंद्र सरकार ने ना इनके नाम को क्या कर दिया था, वापस भेज दिया था फिर से सजेशन करने के लिए। तो इनकी नियुक्ति पेंडिंग है अक्टूबर 2017 से ही। किरपाल वास अनोनिमसली रिकमेंडेड फॉर जजशिप बाय द दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम। दिल्ली हाई कोर्ट की कॉलेजियम ने इनका नाम सजेस्ट करा था। फिर 2021 में क्या हुआ, इसको अप्रूवल मिल गया था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से। फिर 2022 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिफ़र किया था इस फाइल को फिर से कॉलेजियम को कि आप जो है रिकन्सिडरेशन करिए। लेकिन अब अच्छी तरह से यहाँ सोचा विचारी हो चुकी है कि हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका जो पार्टनर है वो हमारा मित्र देश में ही रहता है, उसकी नागरिकता मित्र देश की ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं सौरभ, LGBTQ अधिकारों पर काम करते रहे हैं। वो खुद भी घोषित रूप से समलैंगिक हैं। तो 2017 से अब तक कृपाल की नियुक्ति सरकार की कुछ आपत्तियों के चलते अटक रही थी। अब उम्मीद ये है कि कुछ दिनों में वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट आने वाला है। तो पूरा इतिहास यहाँ पर बताया जाता है, इसको भी हम देख चुके हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो बुर्का पहनने को लेकर के आई है। जिस प्रकार से साउथ में हम एक न्यूज़ देखे थे, काफ़ी चर्चा में रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया था, हाई कोर्ट ने भी सुनवाई करी थी वहाँ की, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनवाई थी। तो वहाँ भी जो 2 जज थे उनकी जो अलग अलग राय हमको देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से एक वकील पेश हुए थे, एजाज मकबूल। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल मामले में कोई फ़ैसला ही नहीं आया है और चीफ जस्टिस के सामने इसे रखा गया है। इसके बाद इसे संविधान पीठ या फिर किसी बेंच को सौंपा जाएगा। तो वहीं हिजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे वकील वरुण सिन्हा ने कहा था कि अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज कर दिया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। मतलब कि आप देखोगे ना तो फाइनल कुछ चीज़ निकल कर के यहाँ हमें सामने नहीं आई है। इसके बाद फॉरेन वाले हिस्से से देखें ना तो जैसिंडा एर्डन से रिलेटेड ये न्यूज़